हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 दिसंबर 2024, दिन मंडे सोमवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहला अपडेट तो यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान राइजिंग समिट का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि राज्य में 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इस राजस्थान राइजिंग समिट में उद्योगपति गौतम अडानी भी जयपुर पहुंच चुके हैं। विशेष विमान के जरिए ये जयपुर पहुंचे और ये भी यहाँ राइजिंग समिट में हिस्सा लेंगे। और राजस्थान के अलावा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पानीपत भी आएंगे। यहाँ हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पे है। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के आसपास एसपीजी के कमांडो भी तैनात किए। यहाँ हरियाणा पानीपत से भी पीएम मोदी भारतीय जीवन बीमा निगम की महिलाओं के लिए एक विशेष पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री का प्लान है 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश प्रयागराज जाएंगे, यहाँ महाकुंभ का आगाज भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, आप किसानों का दिल्ली चलो मार्च रद्द हुआ। पुलिस ने पहले बरसाया फूल और फिर आंसू गैस के गोले भी दागे। वैसे किसानों का प्लान था दोपहर 12 बजे से दिल्ली चलो मार्च का, लेकिन जब किसान भाई लोग शंभू बॉर्डर पर डटे तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कांटेदार तार भी बिछाए। और वैसे दोस्तों, अभी ये किसानों के विरोध आंदोलन का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई, इसमें प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की गुहार लगाई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल तो किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाल दिया है। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते किसानों का ये वीडियो भी जारी किया, देख सकते हैं आप। फिर दिन में वाटर कैनन से भी किसानों को खदेड़ा था। चलिए अगला अपडेट आ रहा। महाराष्ट्र में भी 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला और 300 एकड़ जमीन पर दावा किया। किसान बोले कि वक्फ बोर्ड हमारे पुश्तैनी खेतों को भी हड़पना चाहता है। आपको पता होगा, आए दिन कई बार वक्फ बोर्ड पर प्राइवेट संपत्तियों को हड़पने के आरोप लगते रहते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में किसानों के ऊपर ये एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल भी लेकर आ रही है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एफडी पर ज्यादा ब्याज अगर आप पाना चाहते हो तो सही जगह पर निवेश करना जरूरी है। हाल ही में केनरा बैंक और इंडसइंड बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए हैं एफडी पर। तो मैं आपको कुछ बैंकों के लेटेस्ट एफडी रेट्स भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, 1 साल की एफडी पर अभी कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपको अपने एफडी में निवेश किए हुए पैसों पर अच्छा रिटर्न पाना है तो आपको ये तय करना चाहिए कि आप कितने साल की एफडी करवा रहे हो, उस हिसाब से कौन से बैंक में आपको एफडी करवानी चाहिए। तो मैं आपको अलग अलग बैंकों के एफडी रेट्स बता देता हूँ। 1 साल की एफडी पर अभी सबसे ज्यादा ब्याज इंडसइंड बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, 0.8% तक। और 2 साल की एफडी पर भी इंडसइंड बैंक ही सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हो तो केनरा बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और इसी तरह से 5 साल की एफडी पर भी इंडसइंड बैंक की तरफ से 7.25% तक इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जा रहा है। बाकी और भी एसबीआई, केनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक वगैरह इन बैंकों के भी एफडी इंटरेस्ट रेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। पंजाब के अमृतसर पहुंचे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बोले कि किसानों की हालत ठीक नहीं है, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना बहुत जरूरी है। सहकार भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे थे ये केंद्रीय मंत्री और इस दौरान उन्होंने किसानों को लेकर भी ये बातें कही। वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। राजस्थान में स्कूली बच्चों की एक बस पलटी, 3 बच्चों की जान चली गई। ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे ये बच्चे, 17 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और खबर है कि मुंबई में जो हाल ही में बाबा सिद्दीकी कांड हुआ था, उसमें 8 आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई। अब तक इस मामले में 26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी पर मकोका एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं कोर्ट ने। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार बोले कि महायुति की जीत से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, पार्टियों को मिले वोटों और जीती सीटों में अंतर है। फडणवीस भी बोले कि देश को गुमराह ना करें। तो ये महाराष्ट्र की जीत पर भी अब राजनीतिक बहसबाजी हो रही है। इधर खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे। बीते दिन ही 105 विधायकों ने शपथ ली। विपक्ष ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद भी मांगा। चलिए अगली खबर आ रही कि जीएसटी हाइक हो सकता है, यानी जीएसटी में बढ़ोतरी की वजह से कई सारे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सरकार 28% से जीएसटी को बढ़ाकर 35% कर सकती है। हाल ही में आपको पता होगा, पिछले काफी दिनों से खबरें चल रही है, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन चीजों पर सरकार जीएसटी बढ़ाने का प्लान कर रही है। और बाकी वैसे अभी 21 तारीख को इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है, तो पता चल जाएगा देखें भारत सरकार किन किन चीजों पर जीएसटी बढ़ाती है। वैसे एक अच्छी खबर ये है, नए साल 2025 में बीमा सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। मतलब इंश्योरेंस लेना और बीमा दावों का भुगतान पाना और आसान हो जाएगा। आगामी 21 दिसंबर को जो राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, तो खबर है दोस्तों की इस बैठक में बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह को लेकर भी सरकार कुछ अच्छे फैसले ले सकती है, ताकि आम लोगों तक बीमा योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके और पूरा फायदा लोगों को मिल सके। अभी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 55 करोड़ लोग हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में आते हैं। और बाकी वैसे आज सोमवार को एलआईसी बीमा सखी योजना का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हरियाणा के पानीपत से मैंने आपको बताया था शुरुआत में अपडेट। चलिए फिलहाल खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा चल रही है, इस बीच खबर है अब बांग्लादेश सीमा पर जीरो लाइन के पास भारत सरकार ने बीएसएफ जवानों को भी तैनात किया। बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते तनाव टेंशन के बीच ये भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय द्वारा कदम उठाया गया है। और खबर तो ये भी है कि बांग्लादेशी सैनिक असम राज्य में भी घुसे, यहाँ
जहां एक मंदिर निर्माण को भी रोका। फिर बीएसएफ ने शक्ति दिखाई तो वापस लौटे। पिछले 3 दिन से दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। यही वजह है कि सरकार ने बीएसएफ जवानों को अब बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम हो गए। उन्होंने कहा कि पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार भी खत्म करूंगा और यहाँ तक कि नाटो छोड़ने पर भी विचार करने का प्लान बनाया इन्होंने। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों आप। सीरिया में अभी आपको पता होगा काफी ज्यादा माहौल खराब है। अब तो राष्ट्रपति भवन में भी घुस चुके हैं प्रदर्शनकारी, सोफा कुर्सी वगैरह की लूट की। जिस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया ना, ठीक वैसे ही सीरिया में पिछले 11 दिन से गृह युद्ध जारी है। और खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भी भाग चुके हैं क्योंकि विद्रोही लड़ाके राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच चुके हैं। इस बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि सीरिया में हमारे सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और वहां जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास, वो पूरी तरह से सक्रिय है। तो ये एक राहत की बात है। और कनाडा से भी एक दुख भरी खबर आई। यहाँ एक भारतीय स्टूडेंट की जान ले ली गई, सीढ़ियों पर पीछे से गोली मारी। वहीं बांग्लादेश के ढाका में देखिए इंडियन हाई कमीशन के सामने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीएनपी के लीडर बोले कि भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की तरफ से इंडियन एम्बेसी और भारत हाई कमीशन के बाहर भारत के विरोध में ये लॉन्ग मार्च निकाला। तो ऐसे में दोस्तों दुनिया भर के देशों में चल रहे तनावी माहौल के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि रूस यूक्रेन में भी भारत के जरिए बात हो रही है। हमने कभी डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव भी नहीं है। एस जयशंकर ने ईरान इजराइल जंग को लेकर भी कहा कि इनके बीच संबंध न होना चिंता का विषय है और कूटनीतिक कोशिशें कर रहा हमारा भारत ताकि दुनिया में एक बेहतरीन समाधान निकाला जा सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका में टिकटॉक पर भी बैन लगाने की तैयारी कर रही सरकार। फेडरल कोर्ट ने पेरेंट कंपनी बाइट डांस की हिस्सेदारी बेचने को कहा। भारत में तो 2020 से ही टिकटॉक पर बैन है, प्रतिबंध है। अब अमेरिका में भी बैन लग सकता है। और वहीं फिल्म इंडस्ट्री से खबर है, पुष्पा 2 की कमाई में उड़ गई पठान और जवान। वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 ने अब तक 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 देखिए आप। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 600 करोड़ पहुंच चुका है। सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही फिल्म ने 205 करोड़ की कमाई की और जवान और एनिमल जैसी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे दोस्तों क्या आपने अभी ये फिल्म देख ली है या नहीं, या आप प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर। बिहार के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई। वीरता पुरस्कार की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें देखिए एक तो अनुग्रह अनुदान राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए तक कर दिया है। इसके अलावा भी और कुछ ज्यादा जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। पदक विजेता वीर जवानों के लिए भी पहले कितनी राशि थी और अब कितनी बढ़ाई गई। तो ये वाकई में इंडियन आर्मी के जवानों के लिए बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस का जश्न शुरू हुआ। 50,000 लाइटों से जगमगाया रॉक फेलर सेंटर का आइकॉनिक ट्री भी। ये नजारा देखकर आपका भी मन मोह जाएगा, देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। चलिए अगली एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। नोएडा में बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। जेवर एयरपोर्ट से होगी गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। नव वर्ष 2025 की शुरुआत में या मध्य तक आपको ये नोएडा लिंक एक्सप्रेसवे का फायदा मिल सकता है। और खेल समाचार पर खबर है, बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता। भारत को 59 रन से फाइनल हराया। इमोन हकीम ने 3-3 विकेट भी लिए। चलिए खबर है, इजरायली कंपनी भारत में बनाएगी आईपी फोन। सालाना 80 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारत सरकार और इजरायल की एक कंपनी के बीच ये समझौता हुआ। अच्छी बात है कि इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दोस्तों यूपीआई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपीआई लेन देन, ओपन बैंकिंग से कर्ज तक लोगों की पहुंच आसान हुई। फिनटेक कंपनियों का भी आकार बढ़ा है। मतलब यूपीआई के जरिए पैसों का लेन देन तो आसान हुआ ही, इसके अलावा लोगों का कर्ज लेना, लोन लेना भी आसान हुआ ऐसा। वहीं देखिए जम्मू वासियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। अगले साल मार्च 2025 से मिलेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जम्मू के विधानसभा सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं पंजाब में भी नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। 21 दिसंबर को वोटिंग होगी। मतदान ईवीएम के जरिए ही होगा और इस बार 1 घंटा ज्यादा टाइम मिलेगा वोट डालने के लिए। तो ये पंजाब में निकाय चुनाव की तारीखें भी आ चुकी हैं। वहीं भारत के एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी खबर आ रही है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचा। सबसे ज्यादा पैसा भारत में सिंगापुर से आया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नोटबंदी के बाद अब सरकार और आरबीआई का नया फैसला। अब म्यूल बैंक अकाउंट पर होगी स्ट्राइक। म्यूल बैंक अकाउंट मतलब जो कई सारे ऐसे फर्जी बैंक अकाउंट जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसे, अवैध गतिविधियों से की गई कमाई को यूज करने के लिए किया जाता, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के लिए करते हैं। तो ऐसे फर्जी खातों को अब सरकार और आरबीआई मिलकर बंद करेगा। और न सिर्फ बंद करेगा बल्कि ऐसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने बैंकों में मौजूद फर्जी खातों पर नकेल कसने के लिए तैयारी भी कर ली है और इसके लिए एक नया MuleHunter.ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी बनाया गया है। चलिए खबर है, सीमा सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट भी बनाएगा भारत। बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर है, HDFC बैंक ने बड़ा झटका दिया। पेज़ैप वॉलेट को क्रेडिट कार्ड से लोड किया तो अब ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। 6 जनवरी 2025 से ही HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा। मतलब आप क्रेडिट कार्ड से पेज़ैप के वॉलेट में पैसा ऐड करोगे तो 2.5% तक आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए पेज़ैप
पेजेप वॉलेट को टॉपअप करना फ्री रहेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप टॉपअप करते हो तो ये चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, प्लस जीएसटी वगैरह अलग से लगेंगे। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी नया साल 2025 आने वाला है और आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर नव वर्ष 2025 से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें, नए नियम, सरकार के बड़े फैसले डेली के डेली डीएलएस न्यूज चैनल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देख लो। और भी नव वर्ष के अलग अलग राशियों के राशिफल वगैरह भी मैंने डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो रेगुलर अपडेट आपको आते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और काम की जानकारियां आपको नव वर्ष 2025 के बारे में मिलने वाली है, तो इन्हें मिस मत करना कभी भी, बिल्कुल जुड़ जाइए। अभी तक भी नहीं जुड़े हो तो डीएलएस न्यूज कम्युनिटी से 21 मिलियन से भी ज्यादा लोग हमारे फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कहते होंगे कि यार डीएलएस भाई रोज रोज सब्सक्राइब की क्यों बोलते हो, मतलब कई लोग ऐसे जो नए आते हैं तो उनको बताना पड़ता है। और बाकी अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता ही है कि आपका डीएलएस भाई आपके लिए कितनी जेन्युइन अपडेट्स लेकर आता है, मतलब डेली इंपॉर्टेंट काम की खबरें आपको एक ही चैनल पर मिल जाती है ना। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में, ठीक है ना। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जोजिला में पारा -18 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि आज तो -25 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि देश के कई मैदानी इलाकों वाले राज्यों में तापमान 25 से 31 डिग्री भी चल रहा है। गंगा सिंधु बेसिन में स्नो कवर हुआ 6 साल में सबसे कम देखा गया। कुछ और राज्यों के मानसून हालात बताता हूँ आपको। राजस्थान में देखिए 3 दिन शीतलहर का अलर्ट, जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही कल। और मध्य प्रदेश में भी जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। ग्वालियर चंबल में बर्फीली हवाएं चलेगी, भोपाल इंदौर में ठंड भी रहेगी। उत्तर प्रदेश के भी 38 जिलों में बारिश की चेतावनी, 43 शहरों में कोहरा छाने का अलर्ट। लखनऊ में विजिबिलिटी 100 मीटर रही, मतलब कोहरा इतना पड़ना लग गया। मेरठ अभी यूपी का सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जिसका पारा 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। इधर छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं, तो जरा सावधान रहें। पंजाब में भी चंडीगढ़ समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 19 जिलों में कोहरा भी छाएगा। हरियाणा के भी 5 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी बादल छाए, अब ठंड और बढ़ेगी। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर भारत के कई राज्यों में आज हल्की बारिश की संभावना है। शीतलहर भी चलेगी, 11 राज्यों में कोहरे का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि आज 9 दिसंबर से कई राज्यों में शीतलहर शुरू हो जाएगी और दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में तो बारिश के भी आसार हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अभी एक और आफत बन रही है, तो 3 दिन बाद इसका असर दिखेगा। और ये वजह की आईएमडी की तरफ से कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। ये देख सकते हैं आप अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है हमारे देश में। कुछ अलग अलग राज्यों में बारिश वगैरह के हालात बने रहेंगे। ओके, और मौसम के बाद सोना चांदी के भाव पर तो कोई अपडेट आया नहीं है, क्योंकि कल संडे था, मार्केट ऑफ था, तो जो कल मैंने आपको रेट्स बताए वही अभी चल रहे हैं। आज जो नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी दोस्तों काफी छुट्टियों के बाद आज सोमवार से शेयर मार्केट भी ओपन होने जा रहा, तो शेयर बाजार में इस सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुमान है। महंगाई दर के आंकड़ों से लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक और आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग के फैसले हुए, ये 5 फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे कल मैंने आपको एक रिसर्च फर्म का अनुमान बताया था कि सेंसेक्स 2025 में 1 लाख को पार कर सकता है, तो ये भारत की जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत है। और एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों की भारत की टॉप 10 में से 6 कंपनियों की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। टाटा कंसल्टेंसी और एचडीएफसी टॉप गेनर रहे। पिछले सप्ताह 1907 अंक तक चढ़ा भारत का सेंसेक्स बाजार। और निवेशकों के लिए भी खबर है, अपकमिंग आईपीओ के अपडेट देखिए आप। अभी पूरा सप्ताह आईपीओ की भरमार रहेगी। 11 कंपनियां जुटाएगी 18,500 करोड़ रुपए। और वहीं कंपनीज का एक और अपडेट है, लेंसकार्ट कंपनी बनाएगी अब दुनिया की सबसे बड़ी आईवीआर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी। तेलंगाना में 1500 करोड़ का निवेश कर रही है। एशिया और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट होंगे अब लेंसकार्ट के चश्मे, तो ये एक अच्छी बात है। मेड इन इंडिया के चश्मे होंगे, भारत में ही प्लांट लगेगा तेलंगाना में, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए भारत ने एक बार फिर से दरिया दिली दिखाई। म्यांमार को मानवीय सहायता पहुंचाने का अभियान शुरू किया और 2200 मीट्रिक टन चावल म्यांमार को सहयोग के लिए भेजा है भारत ने। वहीं IBLA 2024 की एक रिपोर्ट देखिए, वैकल्पिक और जैव ईंधन में भारत कब तक बनेगा नंबर 1। इसको लेकर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपना व्यू भी दिया, अनुमान बताया। उनका यह कहना है कि अगले 10 सालों में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा वैकल्पिक ईंधन और जैविक ईंधन के क्षेत्र में। तो ये भी एक सरकार का अच्छा पॉजिटिव प्लान है। चलिए अगली खबर है, तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार एक नई योजना लेकर आई है, केलेग्नर केविनाई थिट्टिम योजना। क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू करने से इनकार कर दिया है। और तमिलनाडु सरकार की जो ये नई योजना है, इसका मकसद भी ऐसा ही है जैसे केंद्र सरकार की जो विश्वकर्मा योजना है ना, ठीक वैसे ही। वही खबर है दोस्तों, असम राज्य में अप्राकृतिक मौत के मामले में अब कैदियों के परिजनों को भी मिलेगा मुआवजा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट बैठक में इस पर भी मुहर लगाई गई, इस नीति को मंजूरी दे दी है। कितना मुआवजा मिलेगा, तो कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अगर कैदी की मौत जेल में झगड़े के कारण होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, जेल में बंद कैदियों की अप्राकृतिक मौत को लेकर ये फैसले हुए। और अगर मौत जेल कर्मचारियों की पिटाई या यातना की वजह से होती है तो परिवार को 3 लाख का मुआवजा मिलेगा। अगर जेल या स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से जेल में कैदी की जान चली जाती है तो 4 लाख मुआवजा मिलेगा। और खुद की जान लेने के मामले में भी 3 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा।
तो ये असम सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए। इसके अलावा भी असम राज्य में अनाज आधारित 3 विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी गई, जिसमें भी 2 रुपए प्रति लीटर के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी मिली है। तो इससे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा। किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर आगे बढ़ने के लिए असम कैबिनेट बैठक ने ये अच्छे फैसले लिए है ना। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, कोरोना काल के दौरान अस्पतालों को किए गए भुगतान में भारी अनियमितता रही। केग के ऑडिट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, खास करके उड़ीसा राज्य में ये रिपोर्ट की गई। और वही खबर देखिए दोस्तों, सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि देश के लिए विशेषज्ञों की नागरिक सेना की भी जरूरत है, छात्रों से बोले जस्टिस सूर्यकांत। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। और खबर देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के हालातों के बीच भारतीय विदेश सचिव मिस्री आज सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा करेंगे। खबर तो ये भी चल रही कि वहाँ के पीएम मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं विदेश सचिव मिस्री। देखते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच इस वार्तालाप में क्या कुछ प्लान बनाया जाता है, फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये पल देश के लिए बेहद खुशी और गर्व का है। भारतीय पादरी को कार्डिनल बनाए जाने पर पीएम मोदी ने खुशी भी जताई। पोप फ्रांसिस द्वारा ये भारतीय नागरिक को अच्छा पद दिया गया, तो इस पर प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की है। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेलवे की 3 समेत 6 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 6,400 करोड़ रुपए से रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वही खबर है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर रूस रवाना हुए। यहाँ रूस और भारत के बीच सैन्य सहयोग और औद्योगिक साझेदारी पर बातचीत होगी। तकनीकी सहयोग आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और बजट 2025 पर एक रिपोर्ट आ रही कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लोकल प्रोडक्शन के लिए 72,500 करोड़ रुपए के पैकेज की डिमांड की गई है सरकार से। इससे देश को कई बड़े फायदे होंगे। देश में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इनपुट की मांग आपूर्ति का घाटा 2030 तक बढ़कर 248 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने पहली बार ऐसी घोषणा की है कि उपभोक्ताओं को कई बड़े फायदे मिलेंगे। बकाया बिजली बिल से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए पहली बार 10% प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। ये प्रोत्साहन राशि विद्युत सखी, मीटर रीडर, जन सेवा केंद्र व अधिकृत एजेंटों को दी जाएगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बकाया बिजली बिलों का कलेक्शन कर सके, है ना। और अभी हाल में तो यूपी सरकार ने, आपको पता होगा, एक मुफ्त समाधान योजना भी शुरू की थी। तो इसके तहत लोग बाग अपना बकाया बिजली बिल एक साथ जमा कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी सरचार्ज के। और यूपी के बिजली विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिजली के निजीकरण से 50,000 संविदा कर्मियों की भी जाएगी नौकरी, उपभोक्ताओं को मिलेगी महंगी बिजली। दरअसल यूपी में संविदा कर्मचारी संघ का कहना है कि मध्यांचल और पश्चिमांचल निगम में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी की शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने तो बिजली के निजीकरण का विरोध भी किया है। तो अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के इस फैसले पर आगे योगी सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और खबर है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भी योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया। एक साथ 8 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। आगरा, मेरठ और अयोध्या में यह बदलाव किया है। वहीं योगी सरकार किसानों के लिए भी प्लान बना रही है। किसानों को स्वावलंबी बनाने का मंत्र देंगे सीएम योगी। प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। आज 9 दिसंबर को अमर उजाला कृषि का कार्यक्रम के दौरान यूपी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें प्रदेश के 50 से भी ज्यादा प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाएगा। वहीं दोस्तों पंजाब सरकार की भी एक योजना देखिए, विदेश में रहने वाली बेटियों की सुरक्षा करेगी पंजाब की भगवंत मान सरकार। एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मतलब जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन वगैरह में बड़ी संख्या में पंजाबी रहते हैं। बीते वर्ष भी आपको पता होगा पंजाब की 38 महिलाएं ओमान में फंस गई थी, जो कि मानव तस्करी वगैरह के रूट के जरिए पहुंच गई थी। वापस लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है ना। तो अभी स्टडी वीजा या वर्क परमिट पर विदेश में रह रही पंजाब की बेटियों की सुरक्षा के लिए भगवंत मान सरकार की तरफ से यह नई योजना पर काम करने का प्लान बनाया गया है। और इस प्लान के तहत अब प्रदेश में रह रही बेटियों से बात करके उनका पूरा डेटा अब पंजाब पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के पास होगा, ताकि जब भी उनकी कोई मदद की जरूरत पड़े तो तुरंत उन्हें पंजाब सरकार सुरक्षा और मदद मुहैया करा सके, है ना। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री की तरफ से दावा किया गया कि भारत साल 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि नई शिक्षा नीति का गठन धन और रोजगार पैदा करने के मकसद से किया गया है और उन्होंने छात्रों को देश को एक मेगा पावर हाउस और दुनिया की प्रेरक शक्ति बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाने की भी सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से झारखंड के कार्यक्रम में ये बातें कही गई। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 में रेलवे की क्या तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लेने खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और बोले कि अयोध्या प्रयागराज के लिए भी जल्द ही रिंग रेल सेवा शुरू की जाएगी। वैसे योगी सरकार का प्लान है 13,000 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाएगी। हर रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम होंगे। टिकटों में कलर कोडिंग की जाएगी। महाकुंभ को लेकर रेलवे की तरफ से ये बड़ा विशाल प्रचंड प्लान बनाया गया। 3,000 तो स्पेशल ट्रेनें केवल कुंभ के लिए चलेगी और कुल एक्स्ट्रा अतिरिक्त ट्रेनों समेत 13,000 ट्रेनों की शुरुआत होगी कुंभ के लिए। समझ रहे हो, रेलवे स्टेशन में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी मिलेगी। चलिए खबर है, शंकराचार्य बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा राजनीति से प्रेरित है। समाज को एक पार्टी के पक्ष में एकजुट करने पर जोर दे रहे हैं। ये धर्म का विषय नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर ये अच्छा बयान दिया। वहीं कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान फैशन फेस्ट का आयोजन 23 दिसंबर से होने जा रहा। 10 से ज्यादा फैशन डिजाइनिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसमें हिस्सा लेंगे। 2 दिन में 270 डिजाइन
शोकेस किए जाएंगे। और राजस्थान सरकार एक नई स्वास्थ्य योजना भी ला रही है, जिसमें अस्पतालों में 7 दिन में ही लाभार्थी आते रहे। अब फिंगरप्रिंट भी अनिवार्य किए जाएंगे राजस्थान में स्वास्थ्य योजना को लेकर, तो इससे भी लाभार्थियों की दिक्कतें और बढ़ सकती है। खबर है मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक चलेगा जन कल्याण अभियान। एमपी भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। सरकारी योजनाओं में जोड़े जाएंगे पात्र हितग्राही भी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा ऐलान देखिए दोस्तों, शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज और शुजालपुर में आयुर्वेद कॉलेज भी खोला जाएगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने युवाओं महिलाओं के लिए भी 11 दिसंबर से जन कल्याण अभियान शुरू करने की बड़ी घोषणा की है, जिसमें मैंने आपको बताया ना डिटेल 26 जनवरी 2025 तक ये अभियान चलेगा। मकसद है एमपी के युवा, नारी, किसान और गरीबों का कल्याण करना है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार का प्लान। देश में 4444 किलोमीटर की सड़कें मंजूर हुई, जिनमें से आधी से ज्यादा छत्तीसगढ़ में बनाई जाएगी। 777 बस्तियों में पहली बार रोड बनेगी छत्तीसगढ़ में। वहीं बिहार सरकार की बड़ी घोषणा, 300 यूनिट बिजली खपत करने पर अब 75 रुपए की छूट मिलेगी। अप्रैल से ही 3% की जगह 25 पैसे प्रति यूनिट छूट देने की तैयारी कर रही है बिहार की नीतीश सरकार, अप्रैल 2025 से, है ना। और बिहार सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य, पोषण और किसानी मामले में मुजफ्फरपुर जिला देश में फर्स्ट है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ। वित्तीय समावेशन में भी मुजफ्फरपुर को तीसरा स्थान मिला। जिले को 7 करोड़ का पुरस्कार भी दिया जाएगा अब केंद्र सरकार की तरफ से। और वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड विधानसभा का पहला सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा। अब नहीं दिखेंगे मनोनीत विधायक, रविंद्रनाथ महतो बन सकते हैं स्पीकर। सदन में 20 नए चेहरे भी सामने आए। और बड़ी खबर देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री से 150 गुना अधिक बढ़ी उनके विधायक की संपत्ति भी। जेएमएम कांग्रेस के 31 विधायकों की संपत्ति में 200% तक की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए खबर है, पंजाब की कंपनी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेगी 3000 करोड़ रुपए। एक समारोह के दौरान राजेंद्र गुप्ता की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ पीयू के हॉस्टलों में हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नाइट विजन से कैमरों के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। 75 लाख रुपए का बजट भी तय हुआ। पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और वही खबर है कि पीएम मोदी आज राजस्थान राइजिंग निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था अपडेट। दुनिया के 32 देश इस समिट में भाग लेंगे, ठीक है ना। गौतम अडानी वगैरह भी गए हैं। और बाकी तो देश की महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि महिलाओं को घर बैठे हजारों रुपए देगी ये सरकारी योजना। पीएम नरेंद्र मोदी आज 9 दिसंबर सोमवार से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में एक नया इतिहास बनने जा रहा। 1 लाख से ज्यादा महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। और ये जो बीमा सखी योजना है दोस्तों, क्या है, इसमें महिलाओं को कितने रुपए हर महीने तक मिलेंगे? 7000 रुपए तक हर महीने तक बैंक खाते में महिलाओं के आएंगे, ठीक है ना। इस योजना को लेकर डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। देश की माताओं बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किस तरह से महिलाओं के खातों में हर महीने 7-7 हजार रुपए तक सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। कैसे महिलाएं इस योजना से जुड़ सकती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होगा, किन महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्या स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह रहेगी, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप कहोगे तो भले मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। अब 6000 किलोमीटर तक दुश्मन पर नजर रखेगा भारत। रूस से खरीद रहा एक महाशक्तिशाली रडार सिस्टम भी, जिससे कि भारत की निगाहें, नजरें अब और लंबी दूरी तक तेज होगी। चलिए खबर है, बिहार में रहने वाले बांग्लादेशियों की भी पहचान की जाएगी। मंत्री नितिन नवीन बोले कि चिन्हित करके बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई करेंगे। पहले लालू आवास से होता था BPSC में सिलेक्शन, उन्होंने ये आरोप भी लगाया। वहीं खबर है, चंडीगढ़ में खुलेंगे शतरंज के 2 केंद्र। 64 खिलाड़ी एक साथ कर सकेंगे अभ्यास। खेल विभाग ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेजा। और उत्तर प्रदेश से भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों, अब स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी ने समाज कल्याण विभाग में दर्ज कराए कोर्स। 23 नवंबर को भास्कर ने इसकी समस्या भी बताई थी। और वहीं यूपी से एक और अच्छी खबर है, IIT से कानपुर सेंट्रल तक 15 जनवरी से मेट्रो चलाने की भी तैयारी की जा रही है। यूपी MRC के MD की तरफ से इसको लेकर निरीक्षण भी किया, तो 15 जनवरी 2025 से ही ये नई मेट्रो की शुरुआत भी हो जाएगी, है ना। और बिहार सरकार का भी एक प्लान देखिए, सरकार जानेगी शिक्षा व्यवस्था का हाल। 81,000 सरकारी विद्यालयों को इन मानकों पर रैंकिंग भी मिलेगी। बिहार सरकार प्रदेश के हजारों विद्यालयों में ये एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है, मतलब इनकी रैंकिंग वगैरह की जाएगी और विद्यालयों को रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे, कौन सा विद्यालय अच्छा परफॉर्म कर रहा वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के निशाने पर है ये स्कूल। नियम पूरे न होने पर रद्द हो सकती है इन स्कूलों की मान्यताएं भी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं में बोर्ड की ओर से मुद्रित कार्यवाही की गई और अब प्रायोगिक पुस्तिकाओं के अनुसार ही परीक्षाएं होगी। बोर्ड के सभी पुस्तक वितरण केंद्रों में पाठ्य पुस्तकें और प्रायोगिक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। ये हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से नया प्लान बनाया गया स्टूडेंट के लिए। चलिए उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला देखिए। उड़ीसा में किसानों को अब प्रति क्विंटल धान पर 3100 रुपए तक दिए जाएंगे। पहले 2300 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उस MSP को 800 रुपए और बढ़ा दिया और अब 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को MSP का फायदा मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मांझी की तरफ से ये घोषणा की गई है। और दोस्तों पंजाब के भी SC छात्रों को जल्द मिलेंगे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पैसे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से 92 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया इसको लेकर, तो ये भी स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है। और वैसे छात्र छात्राओं की बातें हो रही हैं, तो चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में 881 पदों पर सरकारी नौकरी निकली है। लास्ट डेट 10 दिसंबर, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और भी अभी स्वास्थ्य विभाग में 2804 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। यूपी SSSC ने भी 661 पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो ये काफी अलग अलग रिक्रूटमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। गुजरात
गुजरात के स्वास्थ्य विभाग में जो 2804 पदों पर भर्ती चल रही है, इसकी भी लास्ट डेट 10 दिसंबर है। और एक खबर आ रही कि हरियाणा में 10वीं पास होते ही भर्तियों के मैसेज मिलेंगे। HSLC की तैयारी है, रजिस्ट्रेशन कराकर यूनिक आईडी लेनी होगी स्टूडेंट को और नौकरी की पूरी डिटेल भी रहेगी। तो हरियाणा में भी छात्र छात्राओं की नौकरी को लेकर ये सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। और SSC एग्जाम कैलेंडर 2025 पर भी खबर आ रही कि SSC ने 2025-26 में होने वाली सभी भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो आप SSC के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 10वीं 12वीं कक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एग्जाम पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। इधर खबर है बिहार में BPSC की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। तिथि बढ़ाने का सवाल ही नहीं है, अध्यक्ष मनु भाई का यह कहना है। और टीचर रिक्रूटमेंट पर भी एक खबर आ रही कि 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 27,000 पदों पर चयन का रास्ता साफ हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। जो यूपी में लगभग 69,000 टीचर भर्ती को लेकर मसला चल रहा ना, तो उसमें 27,000 स्टूडेंट को ये बड़ी राहत दी गई। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, Redmi Note 14 स्मार्टफोन सीरीज आज लॉन्च होगी। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, कर्व्ड डिस्प्ले और 12 GB रैम और कई AI फीचर्स भी मिलेंगे। और देखते हैं कंपनीज की अनुमानित प्राइस क्या लॉन्च करती हैं। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोमवार को वृष राशि के लोगों को करियर में और मौके मिल सकते हैं। धनु राशि वालों की पुरानी समस्या भी सुलझ सकती है। कन्या राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और मीन राशि के लोगों का प्रमोशन होने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज हरियाणा में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नाम से नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। कमेंट में आपको उस योजना का नाम लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।